नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। सूचना का अधिकार विषय पर आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना है क्या। अधिनियम में सूचना को सेक्शन 2F में डिफाइन किया गया है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 2F। तो सूचना को डिफाइन करते हुए बताया गया, इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। पहले तो इसको समझ लीजिए। किसी स्वरूप में कोई सामग्री ही सूचना है। सामग्री ही अर्थात जो सामग्री नहीं है वह सूचना नहीं। फिर से अंग्रेजी में दोहरा लें। इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। जो सामग्री है वही सूचना है। और इसमें सम्मिलित क्या क्या है, तो उसमें कहा इसमें शामिल है रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइजेस। मैंने जो अंतिम दो शब्द कहे यहाँ कहीं कहीं भ्रम हो जाता है। हमने देखा कहीं कहीं बहुत विद्वान लोग भी जन सूचना अधिकारी का व्यक्तिगत अभिमत या व्यक्तिगत सलाह मांगने लगते हैं, उनका पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एडवाइस मांगने लगते हैं, और मना किए जाने पर अधिनियम की धारा 2F की छाया प्रति सामने रख देते हैं कि देखिए साहब, इसमें लिखा है ओपिनियन एडवाइस, तो मैं आपका पर्सनल ओपिनियन, आपकी पर्सनल एडवाइस मांग रहा हूँ, तो कौन सा गुनाह कर रहा हूँ। तो यहाँ समझने वाली बात है कि वो पहली पंक्ति को भूल गए। इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। किसी स्वरूप में कोई सामग्री ही सूचना है। क्या आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि आप मेरे मस्तिष्क में हाथ डालकर कोई सामग्री निकाल लें? आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी चिंतन प्रक्रिया सामग्री नहीं है। मेरी चिंतन प्रक्रिया तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई ओपिनियन, कोई एडवाइस अभी मेरे मस्तिष्क में ही कुलबुला रहा है, अभी मेरी कलम की नोक पर नहीं आया है, ओपिनियन एडवाइस को अभी तक मैंने सरकारी फाइल पर अंकित नहीं किया है, तो ऐसा ओपिनियन, ऐसी एडवाइस, ऐसा मत, ऐसी सलाह सामग्री न बने होने के कारण सूचना की परिभाषा में नहीं है। परंतु यदि मैंने अपना मत, अपनी सलाह पत्रावली पर अंकित कर दी, तो मेरा ओपिनियन, मेरी एडवाइस सामग्री बन चुकी, और अब वो सूचना की परिभाषा में आ जाएगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। तो ये जो मैं नाम ले रहा हूं, आप 2F को पढ़ लीजिएगा, ये सामग्रियों की सूची है। अर्थात रिकॉर्ड्स जो मटेरियल है, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज जो मटेरियल है, ईमेल जो मटेरियल हैं, ठीक उसी प्रकार ओपिनियंस, एडवाइजेस जो मटेरियल हैं, अर्थात जो पत्रावली पर आ चुके हैं। आगे पूरी सूची दी गई है, और ध्यान रखना है कि यह सूची सामग्रियों की या मटेरियल्स की है। प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये पूरी सूची दी गई है।
और आप समझ गए कि ये सूची जो है मटेरियल्स की लिस्ट है। हमारे कुछ साथी कहते हैं कि बहुत से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी जनता का काम करते हैं, क्योंकि वो जनता का काम करते हैं तो उन्हें आरटीआई से मुक्त कैसे कर दिया। उन्हें भी आरटीआई की परिधि में होना चाहिए, तो ऐसा किया गया है। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आरटीआई की परिधि में आ सकते हैं, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कौन से आ सकते हैं, जो मेरा आपने वीडियो पब्लिक अथॉरिटी के बारे में देखा था, उसको आप वहाँ देख सकते हैं। इनडायरेक्टली कौन से आ सकते हैं, वो यहीं 2F में डिफाइंड है। वो कुछ इस प्रकार से है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी, एक शर्त है साहब। और शर्त लगाने के लिए अंग्रेजी में शब्द होता है विच, और विच के आगे होती है शर्त या कंडीशन। फिर से देखते हैं, एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी विच, अब आगे कंडीशन है, कैन बी एक्सेस्ड बाय ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अर्थात प्राइवेट बॉडी की वह सूचना जिस पर तत्समय लागू किसी अन्य कानून, अन्य कानून का मतलब अदर देन आरटीआई, किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकरण को जिस सीमा तक पहुंच का अधिकार है, उतनी सूचना उस लोक प्राधिकरण के माध्यम से नागरिक को प्राप्त हो सकती है। ये थोड़ा क्लिष्ट हो गया, एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं सप्लाई डिपार्टमेंट का, आपूर्ति विभाग। वो जिस अधिनियम के अंतर्गत काम करते हैं उसका नाम है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। उसमें एक प्राविधान है, उनके अधिकारियों को एक विधिक दायित्व दिया गया है कि आपके कार्य क्षेत्र में जितनी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, उसमें एक फ्रीक्वेंसी दी गई है कि इतने इतने समयांतराल पर आप अपने क्षेत्र में पड़ने वाली सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के उनका जो रजिस्टर है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे यानी जो रजिस्टर में जो अंकित है सामान, वास्तव में वही सामान गोडाउन में है भी या नहीं, जो स्टॉक रजिस्टर में लिखा है वो है या नहीं, ये उन्हें विधिक दायित्व दिया गया। तो जब उनके अधिकारी अपने इस विधिक दायित्व का निर्वहन करने जाते हैं तो उनके अधिनियम द्वारा उनकी पहुंच उस प्राइवेट बॉडी अर्थात सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के स्टॉक रजिस्टर तक सुनिश्चित कर दी। अब यदि भारत के किसी नागरिक को किसी क्षेत्र विशेष की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के किसी माह विशेष के स्टॉक रजिस्टर की छाया प्रति चाहिए तो वो प्राइवेट बॉडी अर्थात सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर नहीं जाएगा, अपितु वो ये देखेगा कि ऐसी कौन सी पब्लिक अथॉरिटी है या ऐसा कौन सा लोक प्राधिकरण है जिनके अधिनियम ने उन्हें इस सूचना तक पहुंच प्रदान की है। जब वो पता लगाता है नागरिक तो उसे पता लगता है कि वो अधिनियम है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 और वो पब्लिक अथॉरिटी है सप्लाई डिपार्टमेंट। तो वो सप्लाई डिपार्टमेंट के जन सूचना अधिकारी के पास एप्लीकेशन देगा, उनका ये दायित्व होगा कि वो उसे सूचना उपलब्ध कराए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान है जिसे कोई सरकारी एड नहीं मिलती, फिर भी विधिक प्राविधानों के अनुसार उन्हें कुछ सूचनाएं बेसिक शिक्षा अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, जिला विद्यालय निरीक्षक जैसी स्थिति हो,
उनको कुछ मासिक, कुछ त्रैमासिक, कुछ छमाही, कुछ वार्षिक सूचनाएं प्रदान करनी होती हैं। अब वो शैक्षणिक संस्था जो अनएडेड है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। हो भी सकती है, वो मेरा आप वो वीडियो देखिए पब्लिक अथॉरिटी वाला, वहाँ से क्लियर होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है। अगर होगी तब तो डायरेक्टली आप वहीं से लेंगे, उन्हें अपने आप PIO नामित करना होगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में जो जन सूचना अधिकारी हैं उन्हें आवेदन करेंगे। यदि उस सूचना तक उनके अधिनियम ने उनकी पहुंच को सुनिश्चित किया होगा तो ये उनका दायित्व होगा कि वो सूचना यदि अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार देय है तो आपको प्रदान करें। ये थी सूचना की परिभाषा। ये आवश्यक नहीं है कि नागरिक की जो भी क्वेरी हो वो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में आ ही जाए, इसीलिए मैं इसको क्वेरी या हिंदी में प्रेक्षा कह रहा हूँ। तो सबसे पहला दायित्व होता है जन सूचना अधिकारी का कि जब कोई पत्र आया, इसमें सूचना के लिए आवेदन है, तो वो सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि नागरिक की जो क्वेरी है वो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में है अथवा नहीं, वो सूचना की परिभाषा के अनुसार सूचना होने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं। अगर वो प्रेक्षा सूचना है, वो क्वेरी अगर इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आगे कार्रवाई होगी। तो आज हमारा उद्देश्य था आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना की जो परिभाषा दी गई है उसे आपको समझा दें। आज यहीं तक। यदि ये परिभाषा आपकी समझ में आ गई हो और जो ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अनिवार्य रूप से कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द अपने नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।